जीएस एक्सप्लेन के बीपीएससी फाउंडेशन सीरीज के एक और एपिसोड के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। ये जो फाउंडेशन सीरीज है ये आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा 70th बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए। इसमें इनिशियल 5000 एमसीक्यू श्रृंखला है। ठीक है, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने दो चीजें इसमें और मैंने ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए। एक क्विक रिवीजन के लिए मैं आज से 10 वन लाइनर ऐड करूंगा, साथ में एक कोड जो आपको आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, जो कोई आप बीपीएससी में मैंडेट है ऐसे राइटिंग, ऐसे केस में आपको पहले से ही कोटों का कलेक्शन होता रहे। तो ये जो है चौथा कड़ी है इस श्रृंखला का। इसमें मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन करके लाता हूं, और बीपीएससी का भी होगा, अदर पीसीएस का भी होगा, रिसेंट एग्जामिनेशन का भी होगा, जो टर्म्स न्यूज में है उसका भी होगा यहाँ पे। तो हम शुरू करते हैं आज का क्लास। नेल्सन मंडेला, ठीक है, ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले। इनका एक कोट है, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। जीने में सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार जब हम गिरते हैं तो उठने में है। तो ये जो प्रिपरेशन होता है इसमें हर एक दिन आपको लगेगा मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे में वो जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला जो एक होना चाहिए टच वो नहीं है, वो मिसिंग है मेरे अंदर में। लेकिन जब आप अपने पे बिलीव रखते हैं, कंसिस्ट होकर के प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप जरूर ये अचीवमेंट को इजीली आप तो नहीं हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रैक्टिस के दम पे और कंसिस्टेंसी के दम पे इसे जरूर आप हासिल कर सकते हैं। तो गिरना बड़ी बात नहीं है, गिर के उठना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। गंधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुआ? ठीक है, तो ये जो है कुषाण के टाइम में हुआ था। कुषाण के टाइम में दो शैली हुआ था, जिसमें से एक गंधार है, एक मथुरा है। ठीक है, तो ये जो आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान पर रखना है। तो गंधार शैली जो है इसमें भगवान बुद्ध का प्रतिमा बनाया जाता था। ठीक है, ये कुषाणा का टाइम में है। फिर विजयनगर दौर में एक नवीन मंडप चलन में आया, जिसे कहा गया है कल्याण मंडप। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, जिसे आपको ध्यान पे रखना है। तो कल्याण मंडप जो है विजयनगर किंगडम से रिलेटेड है। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है, बर्नी अपने समय के बहुत ही ज्यादा फेमस हिस्टोरियन में से एक थे। जब आप मेडाइवल पढ़िएगा तो उसमें आप इनके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। यहाँ के जो जब बंगाल ने के ऊपर में ब्रिटिश अंपायर का आधिपत्य हो गया ना, तो यहाँ के लोगों के ऊपर में शासन करने के लिए उन्होंने यहाँ के लोकल जो लॉ बुक था या लोकल जो धर्मशास्त्र हुआ करता था, जो यहाँ के मुस्लिम लॉ बुक थे, उसको ट्रांसलेट करने के लिए, यहाँ के लोगों की संस्कृति को जानने के लिए उन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडेशन रखा गया। ठीक है, तो ये जो है सर विलियम जोन्स। आपको बताना है सर विलियम जोन्स ने किस बुक का इंग्लिश में अनुवाद किया था? कमेंट्स में ये जरूर आप बताइए। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? ये युद्ध था तराइन के युद्ध में, द्वितीय युद्ध में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, विभाजन किस वर्ष वापस लिया गया था? वो वर्ष है 1911। किस गवर्नर मतलब वायसराय के टाइम में ये वापस लिया गया था? ये आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था?
ह्यूज रोज ने। ठीक है, तो ये सब जितने भी फैक्ट्स हैं आपको डेली बेसिस पे मैं बताऊंगा जब भी मेरा एपिसोड शुरू होगा, और उसे आप कलेक्ट करते चले। ठीक है, गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात की स्थापना कब? ये जो है 1916 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेज द्वारा भारत छोड़ो छोड़ देने की घोषणा की? ठीक है, तो ये है जून 1948। ठीक है, डेट भी आपको बताना है और साथ में ये बताना है कि इस समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये कमेंट्स में बताना। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? ठीक है, तो ये है मंगल पांडे। ठीक है, यहां से आपका 1857 का जो ऐतिहासिक सैनिक विद्रोह था वो शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आपको 10 वन लाइनर आपको मैंने दिया है, ये हर एपिसोड के साथ आपको मिलेगा। अब हम जो क्वेश्चंस है विथ एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है चरक संहिता कितने अध्यायों और खंड में विभाजित है? ठीक है, तो चरक संहिता जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, पिछले साल जो यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन था उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये चरक संहिता जो है ये 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। इस पे जस्ट मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं, आ जाकर के आप इसे जरूर स्टे ट्यून कीजिएगा। अगला है 6 वर्षों के आयु से 14 वर्षों की आयु के बीच के सभी छात्र सभी बच्चों शिशुओं के शिक्षा का अधिकार, ठीक है, संविधान के किस भाग में नहीं थे? तो वो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये जो मूल अधिकार के अंतर्गत ये आता है, तो इसके बारे में जानते हैं। जो संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 था, ठीक है, इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21A, ठीक है, ये अलग से उसमें एक अनुच्छेद को ऐड किया गया 21A, मतलब राइट टू लाइफ के साथ में 21 जो है राइट टू लाइफ, उसी के साथ में 21A को जोड़ा गया। ठीक है, जिसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों, ठीक है, बालक मतलब मेल फीमेल दोनों, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉय दोनों, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, राज्य करेगा इसके लिए। ठीक है, और इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार भी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट के तहत 30 बुलेटिन है, उस 30 बुलेटिन में से एक राइट टू एजुकेशन भी है, और हमारे संविधान में भी राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन के बारे में हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत भी मिलेगा। आपको कमेंट्स में बताना कौन सा आर्टिकल जो रिलेटेड है वो एजुकेशन से रिलेटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में देश का सबसे ऊंचा औषधि उद्यान स्थित है? ठीक है, तो ये जो स्थान है वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो मन्ना गांव है। ठीक है, मतलब 21 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में जो भारत चीन सीमा के समीप स्थित मन्ना गांव है, ठीक है, जब इसे पहले बोला जाता लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, अब ये हो गया है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 11,000 फीट। ठीक है, पर भारत के सबसे ऊंचे औषधि उद्यान का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 40 प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा यहाँ पे, जो विशेष औषधि वाले हैं, और ये क्षेत्र जो है ये अल्पाइन क्षेत्र में आता है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्र में आते हैं, तो आपको ध्यान पे रखना है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के मन्ना गांव में ये आपका है। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। कि यह है विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु विष्णु और ब्रह्मांड पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ये भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार, 2023 का ये क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन है? ठीक है, तो वो है आंसर उड़िया का पठार। उड़िया का पठार जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, अब्बू पर्वत खंड में स्थित उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी कुल ऊंचाई 1360 मीटर है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची जो है आपका गुरु चोटी है, मतलब गुरु शिखर। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जो अरावली का सबसे हाईएस्ट जो पीक है कौन सा है, तो वो भी यही है। ठीक है, तो ये सारा अरावली रेंज के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झील और उससे संबंधित राज्य के जोड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे कोल्लूर झील है, बेम्बनाड झील है, दीपोल झील है, और कंजाली झील है। ठीक है, तो ये सारा जो है झील जो है ये सारा रामसर साइट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कौन कौन सा इसमें से आपको ध्यान रखना है। कोल्लूर झील है, मतलब कोल्लेरू झील जो है वो है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, बेम्बनाड झील जो है वो है केरला का। दीपोर झील जो है वो है असम का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट झील में से एक है। और कंजाली जो है वो पंजाब का है। ये सभी जो है रामसर सम्मेलन के तहत रामसर स्थल है। ठीक है, रामसर साइटें जो है वो वेटलैंड है जिनका अंतरराष्ट्रीय महत्व है। ठीक है, वेटलैंड क्या क्या अंतरराष्ट्रीय महत्व है, क्योंकि ये जो है ग्राउंड वाटर रिटेन करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें पानी हमेशा लगा रहता है। ठीक है, इससे जो है ग्राउंड वाटर जो आपका डिस्चार्ज हो गया रहता है उसको दोबारा से ये चार्ज करता है। और बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं उनके लिए ये भी एक निवास स्थान है। ठीक है, तो ये जो आपका वेटलैंड के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, जो कि रामसर सम्मेलन 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है। यह सम्मेलन 1975 में करवाई गई थी। ठीक है, मतलब करवाया गया था। ये जो रामसर जो है पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, ये रामसर है कहाँ? तो रामसर है ईरान में। ठीक है, जहां पे 1971 में अंतरराष्ट्रीय आर्द्र संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किन विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? 3 सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची। ठीक है, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो पूछा जा रहा है आपसे कि किन विषयों को कंकरेंट लिस्ट में स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन में आपका 5 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसके हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, वो 5 जो है सब्जेक्ट वो है शिक्षा, वन्य जीवों का संरक्षण, वन, नापतौल और न्यायों का संगठन। ये पांचों जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। कंकरेंट लिस्ट मतलब इस पे जो कंट्रोल है वो स्टेट का भी होगा और सेंटर का भी होगा। दोनों अपना अपना इस पे रूल ला सकता है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो वो है ऑक्जेलिक अम्ल। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और पालक के अलावा जो ये अम्ल है वो सोया उत्पाद, ब्लैक टी और बीन्स इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था, इसमें से बहुत सारे 3-4 ऑप्शन हैं। ठीक है, पहला है भारी उद्योगों का अभाव, विदेश पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरहीज दिया जाना। ठीक है, तो ये तो पहले ही गलत है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन का कोई कमी नहीं था भारत का। विदेशी पूंजी भी फॉरेन जो था वो आ ही रहा था। यहाँ पे जो है भारी उद्योग का अभाव था। यहाँ पे जो मेजर जो आपका इंडस्ट्री होता है जिसको हम बोलते हैं जैसे कॉटन इंडस्ट्री हो गया या आयरन इंडस्ट्री हो गया, इसका उस समय में नहीं था, ज्यादा नहीं था। मतलब जो भी थे गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट उतना यहाँ पे नहीं खोल रहे थे, वो बाहर से ही ला रहे थे। यहाँ के लोकल जो थे उतने मतलब बड़े मेजर पैमाने पर जो है वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, जिसके कारण जो है वो यहाँ पे स्वतंत्र जो है यहाँ पे उद्योगों का
विकास हो ही नहीं पाया, क्योंकि जब तक मेजर इंडस्ट्री नहीं होंगे तो फिर छोटे छोटे इंडस्ट्री का भी तो ग्रो नहीं होगा ना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में भारी उद्योगों के अभाव के कारण उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। ठीक है। 1921 में मोपला या मेपिला विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 1921 में कर्नाटक के खिलाफत आंदोलन का एक विस्तारित संस्करण था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन खलीफा का विरोध किया गया था। ठीक है। और विद्रोह के प्रमुख नेता अली मुसालियार अली मुसालियार और वरियान कुन्नाथ कुंजामद हाजी थे। तो इसमें से सिर्फ दूसरा सही है, पहला सही नहीं। पहला सही क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मोपिला विद्रोह था वो केरला में खिलाफत आंदोलन का एक विस्तृत संस्करण था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन खलीफा का विरोध किया गया था। विद्रोह के प्रमुख नेता अली मुसलियार और वरियान कुन्नाथ कुंजाम मोहम्मद हाजी थे। ठीक है। इस प्रकार ये सिर्फ और सिर्फ दो ही मतलब दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही है। ये जो है था आपका मोपला बहुत बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में आ चुका है, तो आपको इसको ध्यान पे रखना है। ठीक है। तो ये कहां पे हुआ था? तो वो है केरल में। मंगोल आक्रमणों से शहर की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस ने सीढ़ी किले का निर्माण करवाया था? ठीक है। इसका इजी आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है। सीढ़ी का किला, सीढ़ी का हार्ट था, ये दिल था। 7 शहरों में से दूसरा मध्यकालीन दिल्ली। मध्यकालीन दिल्ली में 7 बार दिल्ली का फाउंडेशन रखा गया था, उसमें से दूसरा जो था उसका नाम था सीढ़ी। अपने साम्राज्य को मंगोल के हमले से बचाने के लिए दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जो खिलजी डायनेस्टी के जो थे के शासन में मतलब के शासन के दौरान 1303 में बनवाया गया था। ठीक है। तो इसे आपको ध्यान पे रखना है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच एक जोन है जो बीच में पड़ा है, मतलब कहां पे है ये? ठीक है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच मतलब इतना कचरा का हो गया तो गार्बेज का पैच बन गया, वो कहां पे है? ठीक है। तो वो है हवाई और कैलिफोर्निया। ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज हवाई और कैलिफोर्निया के बीच में स्थित एक जोन है जहां प्लास्टिक का कचरा जमा हुआ है। यह क्षेत्र 1.6 मिलियन वर्ग किमी के अनुमानित सतह क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है। और टेक्सास के आकार का यह क्षेत्र या फ्रांस के आकार का तिगुना है। ठीक है। द महासागर क्लीन अप जो है एक गैर लाभकारी महासागर मतलब लाभकारी संस्था है जो कि नीदरलैंड का है। ये ध्यान पर रखना है आपको। द महासागर क्लीन अप मतलब महासागर को क्लीन अप करने वाला। ठीक है। नीदरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी महासागर जो मतलब प्लास्टिक को खत्म करने के लिए उन्नत तकनीक का विकसित कर रहा है। यह दुनिया का जो है सबसे महत्वाकांक्षी महासागर सफाई योजना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? वैश्विक, न्याय, मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो इसमें से सही है न्याय। न्याय जो है वो गौतम के द्वारा था। तो अब हम चलते हैं इसका जो वैशेषिक जो है वो कनाद मुनि के द्वारा था। ये जो आपका न्याय है वो है गौतम मुनि के द्वारा। पूर्व मीमांसा है वो है जैमिनी के द्वारा। वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा है बदरायन के द्वारा। ये आपको ध्यान पर रखना है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन आता रहता है, मिलेगा ही आपको। ठीक है। तो इसे आपको ध्यान पर रखना है, याद ही कर लीजिए। इसे 6 है फिलोसफी, 6 या 7 उसको आपको ध्यान पर रखना है। कौन हड़प्पा संस्कृति के
पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। ठीक है, तो वो है आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो है वो है सूतका गैंडोर, जो है बलूचिस्तान में। पूर्वी पुरास्थल जो है वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, जो कि आपका मेरठ के आसपास में है। ठीक है, और उत्तरी पुरास्थल जो है वो है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिणी पुरास्थल है दायमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये आपको चारों जो है इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, ये आपको ध्यान पर रखना है। ठीक है, हड़प्पा का जो है हो गया आपका सुतका गैंडोर, जो हो गया वो हो गया बलूचिस्तान का। आलमगीरपुर जो हो गया उत्तर मतलब पूर्वी हो गया ये आपका उत्तर प्रदेश का। उत्तरी हो गया आपका जम्मू कश्मीर में मांडा, और दक्षिणी हो गया आपका दायमाबाद। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ठीक है, तो ये इसका पहले यूनानी किया था, फिर शक, कुषाण। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। प्राचीन काल में भारत पे करने वाला ये है आपका पहला जो था वो इंडो ग्रीक था, फिर साका ने किया, फिर पल्लवाज ने किया, फिर कुषाणा ने किया एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, तो मतलब इंडो ग्रीक, शक, पहलवा और कुषाण जो है अलग अलग समय पर भारत पर आक्रमण किए हैं। ठीक है, भारत पर सबसे पहले 183 ईसा पूर्व में इंडो ग्रीक शासन डेमेट्रियस दारा प्रथम ने आक्रमण किया था। उसने क्या किया? सकला को अपना राजधानी बनाया था। उसके बाद जो है साका आया इंडिया, जब ग्रीक चले गए उसके बाद कौन आए? साका। और साका रूलर वाज फॉलोड बाय न्यू इन्वेडर इंडो प्रतिहाराज या पहलवाज। ठीक है, तो ये उसके बाद के हैं, मतलब यूनानियों के साथ के बाद शक भारत आए। शक के शासन के बाद एक नया आक्रमणकारी इंडो पार्थियन या पहलवा आया, पार्थियन। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत में अपना शासन स्थापित किया और 19 ईस्वी और 46 ईस्वी के बीच में गोंडो फर्नेस के सबसे शक्तिशाली शासक होने के साथ पहलव वंश का गठन किया। इसके बाद जो आए पहलव वंश के बाद वो है कुषाणा केम टू इंडिया आफ्टर पहलवाज। ये आपको ध्यान पे रखना है, मतलब पार्थियंस के बाद जो है कुषाणा आए थे। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों से लेख लिखा? ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ बीपीएससी में ही। ठीक है, तो पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय से छंद के नामों से के तहत लिखकर पंचारण के किसानों की दुर्दशा पर लेख लिखे। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि की गणना की जाती है, तो कब की जाती है? पंचायत की पहली बैठक की तिथि से। ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, मतलब बिहार पंचायत राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में किनका उद्गम अमरकंटक से होता है? ठीक है, तो वह है सोन नदी। ठीक है, अमरकंटक से 2 फेमस नदी निकलती है, नर्मदा और सोन, जिसमें से सोन जो है वो बिहार में बहती है। कहां पे आकर के मिलती है ये आपको कमेंट्स में बताना है। और गंगा नदी में ये मतलब कहां पे आकर के बिहार में मिलती है, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में? निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहा का अंश सर्वाधिक होता है? ठीक है, तो वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे उत्तम कोटि का अयस्क है, लोहे का अंश इसमें 70% होता है। और हेमाटाइट जो है वो दूसरे नंबर का है, जिसमें 60 से 70% तक रहता है। उसके बाद लिमेनाइट हो गया। तो इस प्रकार आपका मैग्नेटाइट जो है वो है सही ऑप्शन इसका। हाथी गुम्फा का शिलालेख किस शासक से संबंधित है? ठीक है, तो यह है खारवेल से। ठीक है, हाथी गुम्फा के अभिलेख जो है वो खारवेल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। खारवेल कलिंग के राज करने वाले
मतलब कलिंग में राज करने वाले महामेघवाहन वंश का तृतीय एवं सबसे महान सम्राट था। इस शिलालेख के अनुसार ये जैन धर्म अनुयायी था। ये बस सिंगल इंस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे खारवेल के बारे में बताता है। नदी और उससे संबंधित राज्य के बारे में चलते हैं। यहाँ पे 3 नदियां हैं, भरतपुजा, पोन्नार, इंद्रावती। ठीक है, जिसमें से सिर्फ इंद्रावती सही है। हम चलते हैं। भरतपुजा जो है वो केरल का, पोन्नार जो है वो है कर्नाटक का, इंद्रावती जो है वो है ओडिशा का। ठीक है, मतलब पश्चिमी घाट के अन्ना मिमलई पहाड़ियों से भरत फोरोजेनेटस नाम से ये भरतपुजा जो है वो निकलता है। पोन्नार कर्नाटक राज्य के चिकबल्लापुर जिले में नंदी हिल्स से मतलब निकलता है। और इंदिरा नदी जो है कालाहंडी जिले में ओडिशा के दंडकारण्य रेंज में निकलता है। ये नाम तीनों आपको ध्यान पे रखना है। जितने भी फैक्ट्स मिलते हैं आपको ये क्या पता, एक एक के कारण आपका सिलेक्शन जो है वो डिफरेंस क्रिएट करेगा सिलेक्शन में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है हमीदा बनु बेगम। ठीक है, ये आपका यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। हमीदा बनु बेगम जो है मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। बाकी जो विकल्प है जैसे इल्तुतमिश जो है वो रजिया के पिता थे, गुलबदन बेगम जो है बाबर की पुत्री थी, और शाह तुर्कन जो है वो इल्तुतमिश की पत्नी थी। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? ठीक है, तो वो है अनुशीलन समिति। ठीक है, दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति जो है वो उत्तरदायी है। ठीक है, इसको हम दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसे आपको ध्यान पर रखना है, आपको बताना है इसके फाउंडर कौन थे। दक्षिणी गोलार्ध में हवा की बाईं ओर की विक्षेपित होने का क्या कारण है? ठीक है, तो उसका कारण है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, मतलब धरातल पर प्रभावित हवाओं की दिशा वायुदाब और पृथ्वी की घूर्णन गति पर निर्धारित होती है। ठीक है, पृथ्वी के अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेप बल को, मतलब डिफ्लेक्शन फोर्स जो होता है, मतलब जब ये मूव होगा, ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट है उसमें तो कुछ नहीं तो कुछ तो जो इन्वायरमेंट गैसेस से भरा हुआ है, मूवमेंट के कारण उसमें कुछ नहीं तो कुछ तो उसके एयर के सर्कुलेशन पे डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, हवाओं का दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जो है जी कोरियोलिस द्वारा किया गया। ठीक है, इसके के कारण इसका नाम कोरियोलिस बल भी, मतलब कोरियोलिस फोर्स भी रखा गया है। हेरल के नियम के अनुसार हवा जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी साइड, मतलब राइट हैंड साइड में, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? ठीक है, तो डोनेस्टक जो है वो है यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र। ये भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है जो पिछले साल आया हुआ था। ये वर्तमान में यूक्रेन में स्थित है। अभी जो फिलहाल है ये रसिया के कंट्रोल में चला गया है। ठीक है, यूक्रेन के कोयला भंडार का 90% से अधिक डोनेटस कोलफील्ड से में स्थित है। 2001 की जनगणना के अनुसार डोनेटस्क जो है ये यूक्रेन का 5वां सबसे बड़ा शहर था। तो इसी के साथ में आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। और आप लोग जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछा है उसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर करें, और मैं इसमें और भी इंप्रूवमेंट लाने का कोशिश करूंगा। साथ में आप इसे दूसरे अभ्यर्थियों से भी शेयर करें, ताकि एक मुझे भी लगे जो नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे से हेल्प हो रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।